कंपैरिजन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। जो आप देख रहे हो ना, ये कंपैरिजन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का अमॉर्फस सॉलिड के साथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पहला ही पॉइंट आपको बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो बातें होती हैं। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेगुलर फैशन में ये जो है जुड़ते हैं। शॉर्ट रेंज भी पॉसिबल है, लॉन्ग रेंज भी, मतलब दोनों कैटेगरी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। शॉर्ट ये जो रेगुलर फैशन की बात कह रहा है, ये जो रेगुलर फैशन कह रहा है ना, रेगुलर फैशन का मतलब एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मन में आया वैसे बैठ के जा करके, मेला नहीं लगाते जहाँ कोई नियम कायदे ना हो। ठीक है, रूल के तहत जो है ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करोगे तो ये रेगुलर फैशन में नहीं जुड़ते। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया था, इनमें कोई रेगुलर फैशन नहीं होता, कोई नियम कायदा नहीं होता। फिर आप इसमें आ जाओ क्रिस्टलाइन में, सेकंड पॉइंट, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। बिल्कुल होगा, जब आप रेगुलर पैटर्न में बैठोगे, एक रेगुलर मेथड होगा, एक नियम होगा, एक रूल होगा, तो उसके तहत जो है आप जब बैठोगे तो फिर क्या होगा, डेफिनेट सी बात है कि शेप जो है फिक्स हो जाएगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है सिंक्रोनाइज होकर के एक बड़ा खूबसूरत सी पिक्चर बना लेते हैं। जैसे इंडिया का फ्लैग बना लिया, कोई वैसी ड्रेस पहन ली, किसी ने वाइट पहन ली, किसी ने अपनी जो फ्लैग के कलर हैं उस कलर के जो पार्ट्स हैं उस कलर की ड्रेस पहन ली, और फिर सिंक्रोनाइज हो गए तो एक फ्लैग सा दिखाई देने लग जाता है ना। नियम है, उस नियम के तहत जुड़े इसलिए ऐसा हुआ। ये इरेगुलर शेप के होते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में तो खूब अच्छी तरह जानते हो आप। एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब इसमें आते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक डेफिनेट टेम्परेचर पर आकर के ही ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, वो 1500 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट होता है, तो 1499 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं होगा। ये वही चीज़ है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वर्ड शार्प इंपॉर्टेंट था, मैंने ये एक्सप्लेन भी आपको कर दिया था। थर्ड, एमॉर्फस में दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट करते रहते हैं। हर एक टेम्परेचर पर इनकी बॉन्ड ब्रेक होती कोई ना कोई। क्रिस्टलाइन में फोर्थ पॉइंट है, दे आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन, ये तीन चीज़ें अगर किसी भी सॉलिड के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और वो चेंज ना हो तो वो आइसोट्रोपिक होता है, और हो जाए तो एनआइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो एनआइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन, और एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक। फिफ्थ पॉइंट है आपका, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये भी बातचीत हो चुकी थी। हीट ऑफ फ्यूज़न जो होती है, मतलब आपस में जब ये मिक्स कर जाते हैं, कोलैप्स करता है आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो हीट रिलीज़ होती है वो फिक्स होती है। इसमें ऐसा नहीं होता। फिर सिक्स पॉइंट है इसका, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने उसको कट किया तो बिल्कुल साफ सा फेस आपको दिखाई देगा, क्लीन, बिल्कुल क्लियर कटेगा। ये भी मैं बता चुका था आपको, तो वही सारे पॉइंट्स है रिपीट हो रहे हैं। इनमें ऐसा नहीं होता। इन्हें ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और ये सूडो सॉलिड होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो बेटा ये 2 मार्क्स में पूछ लेता, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आप जो है यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? ऐसे आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे एक सिलिका का है, ठीक है, और एक क्वार्ट्ज का है। ठीक है बेटा, क्वार्ट्ज क्या चीज़ होती है, यहाँ पर ज़रा देखें इसको। क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन SiO2 यूनिट्स, वेयर एज सिलिका ग्लास इज एमॉर्फस SiO2। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन SiO2 होता है, लेकिन जो सिलिका ग्लास है वो एमॉर्फस SiO2 होती है। ये सिलिका ग्लास है, ठीक है, ये एमॉर्फस SiO2 यूनिट से मिलकर के बनी होगी।
SiO2 ये एक यूनिट है। क्या चीज़ है ये है आपकी एक यूनिट। यूनिट कह दो या ब्रिक कह दो। ब्रिक की मदद से वॉल बनती है, दीवार बनती है। उसी तरह से SiO2 नाम की एक ब्रिक मान लो आप, एक यूनिट है, और वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, ग्लास बनाती है, सिलिका ग्लास। क्रिस्टलाइन ऐसा होता है, सिलिका क्रिस्टलाइन ऐसा होता है, क्रिस्टल है, दानेदार, ओपन, बिल्कुल नेचुरल। ये पिक्चर आपको मैंने दिखाई है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो जो सिलिका ग्लास होता है उसमें ब्रिक जो होती है SiO2 यूनिट की ब्रिक होती है, वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड होते कैसे कैसे हैं? एक तो बेटा आयनिक सॉलिड होता है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, एक कोवेलेंट सॉलिड होता है या नेटवर्क सॉलिड होता है, और एक मेटालिक सॉलिड होता है। ये आपका जो है आयनिक सॉलिड है बेटा। कैसा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। आयन से मिलकर के बना हुआ है, मतलब अगर आप इसको चेक करें तो इसके अंदर आयन्स होंगे, लेकिन वो डेफिनेट पैटर्न में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन में आता है ये। ठीक है, आयनिक सॉलिड जैसे नमक हो गया आपका, साल्ट, ये इसी में आएगा बेटा। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉलिड तो बना लेकिन किससे मिलके बना? मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, ये उसका एग्जांपल आ गया। फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये एग्जांपल उसी का है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, और लास्ट है आपका मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक जो है, क्या कहते हैं उसको, सॉलिड, ये रहा आपका मेटालिक सॉलिड। इसमें क्या होता है, मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, मेटल के जो पार्टिकल हैं वो आपस में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। देख रहा, ये रहा, ये मेटल के जो हैं पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। वीक फोर्स होता है लेकिन ये इनको जोड़ के रखता है। ठीक है बेटा, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है ये। लेकिन हाँ ये है कि इसको जोड़ के रखता है। मेटालिक बॉन्डिंग जो है इसी को बोलते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, मेटल जैसे आयरन है, सिल्वर है, ये सब क्या है, इसी में आते हैं बेटा। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। फिर बेटा अगली कैटेगरी है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसको समझ लो, पोलर मतलब पोल बन जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तैयार हो जाएंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये एक हीलियम का एटम दिख रहा है आपको, ये रहा, देखिए हीलियम का एटम है, ये इसका न्यूक्लियर पार्ट है, और ये जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह से ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस इस वाले हीलियम एटम का है, और इसके चारों तरफ जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। ठीक है, एक चीज़ जरा अगर गौर से देखें तो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की मैं बात करूं, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है बेटा, ये चीज़ है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तैयार, पोल डेवलप हो गया, फिर सॉलिड तैयार हुआ आपका। देखिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अल्टरनेट है, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से पोल डेवलप होगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन की वजह से जो है आपका ये सॉलिड तैयार हो गया। ठीक है, डायपोल, डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। डायपोल मतलब दो पोल है। अगर आप गौर से देखें, इस अकेले के अंदर कितने पोल हैं? दो पोल, पॉजिटिव निगेटिव। फिर ये अगले पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये उससे अगले पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो अगला है आपका, ये रहा, पोलर सॉलिड्स है, पॉजिटिव निगेटिव डेवलप कर रखे, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट पैटर्न में जुड़े हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा है। ये बेटा डायमंड का स्ट्रक्चर है, नेटवर्क और डायमंड। ठीक है, इस तरह से इसके एटम्स जो हैं डायमंड के अंदर, कार्बन के एटम इस तरह से एडजस्ट होते हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं।
एक अकेला अगर आप कार्बन का एटम देखें, मैं मान लो इसकी बात करूँ, तो बनाएगा तो 4 ही बॉन्ड, जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। एक बॉन्ड ये बन रही है, एक बॉन्ड ये बन रही है, एक बॉन्ड ये बन रही है और एक बॉन्ड ये बन रही है। किसी भी कार्बन एटम को उठा के देख लो, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 से ज़्यादा नहीं बना रहा है, ठीक है। लेकिन जुड़ने का जो तरीका है वो इस डायमंड को बहुत पावरफुल बना देता है, हार्डेस्ट मेटल मटेरियल बना देता है, ठीक है बेटा। तो ये भी जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ गया। ये देखो बेटा, ये भी एक स्ट्रक्चर है अगला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल्स होती हैं, जिस पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, उस पेंसिल के बीच में जो एक लेड होती है ब्लैक कलर जिससे लिखा जाता है, वो ग्रेफाइट की ही होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का। पेंसिल के अंदर जो लेड रखा हुआ है वो ग्रेफाइट का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलके बना हुआ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये कार्बन से मिल करके ही बना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जुड़ने का तरीका है उनका, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एटम के जुड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन जुड़ते हैं वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक लेयर सी बना लेते हैं। एक ये लेयर बना ली, देख रहे हो बेटा, ये लेयर सी बना ली, ये अगली लेयर तैयार हो गई इसकी, ये रही, ये अगली लेयर हो गई तैयार, हो गई। इस तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बनाते चले जाते हैं, ठीक है। और आपस में अगर मैं ये बात करूं कि भाई तुम्हारा आपस में कैसा बॉन्ड है, इनका आपस में कैसा बॉन्ड है, लेयर टू लेयर, ये वीक बॉन्डिंग होती है। लेयर टू लेयर वीक बॉन्डिंग होती है, इसलिए जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। फ्रिक्शन से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, आसानी के साथ टूट जाते हैं, और ये एक लेयर जा करके कॉपी पे चिपक जाती है, फिर दूसरी चिपक गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, लगातार वन बाई वन करते हुए ये लेयर जो है कॉपी पे उतरती चली जाती है, और वो चीज़ हमें लिखी हुई दिखाई देती है। नहीं समझा बेटा? स्लिपरी नेचर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो स्लिपरी नेचर होते हैं, स्लिप कर जाते हैं। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, वीक फोर्स से जुड़ी हुई है। वीक फोर्स से जुड़ा होने की वजह से वो आसानी के साथ एक दूसरे को छोड़ते हुए निकलते चले जाते हैं। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल आपका पेंसिल, जो बच्चे, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। वो फोर्स जो मेटल आयंस को, किसको? मेटल आयंस को बांधे रखता है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्रिस्टल क्या होता है? जैसे आपने नमक देखा होगा, ये खड़ा हुआ नमक है, पिसा नहीं है ये, इस तरह से खड़ा नमक है ये, इसमें क्रिस्टल होंगे दुनिया भर के, ठीक है। ये जो है, इसकी बात कर रहा हूँ, इनको बांधे जो रखता है, होल्ड करके रखता है, उसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ क्रिस्टल हो गई। ये क्या है? ये क्रिस्टल है पूरा कंप्लीट, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो क्रिस्टल के अंदर आयंस को बांध के रखने वाला फोर्स जो है आपका मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। इसका और अच्छा व्यू देखना है तो ये पिक्चर दिखाई है मैंने इसमें, ये देख लो। होता क्या है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर ये मैं पूरा मेटल का क्रिस्टल मान के चल रहा हूँ, तो इसमें ज़रा देखो कितने सारे मेटल आयन हैं। पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये पॉजिटिव इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा। एनॉर्मस ऐसे हैं, दुनिया भर के इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कई सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और अगर हम कंबाइंड में देखें तो जैसा लिखा हुआ, यूज़ किया हुआ वर्ड, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र सा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन का, दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाते हैं पॉजिटिव को, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्रीडम है इनके पास मूव करने के लिए, इसीलिए मेटल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। तो मेटालिक सॉलिड है, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटालिक सॉलिड, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे आपको मेटालिक जो है पॉजिटिव आयंस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मेटल में ये कहानी होती है, एटम के चारों तरफ उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। बेटा ये देखो, इसमें क्या है
क्लियर देख लो इसको, आइस का है, आइस के लिए बताया गया। ये जो है आपका, ये जो पहला वाला ये इतना हिस्सा, इसमें ये जो बॉन्ड दिखाई दे रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। लेकिन अगर मैं आइस की बात करूं, इतने हिस्से की बात करूं, तो ज़रा ये देखो, ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई, ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गई नहीं हो गई, बॉन्ड स्ट्रांग हो गई तो वो स्ट्रक्चर एक डेफिनेट शेप ले गया, आगे समझ। और ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगी तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉन्ड ज़्यादा हो तो सॉलिड, और बॉन्ड कम हो जाए तो लिक्विड, और बॉन्ड जो है बहुत कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए तो गैस होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको दिखाया है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, भाई आयनिक सॉलिड होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं, इनसे मिलकर के आयनिक सॉलिड तैयार होता है। बाइंडिंग फोर्स होता है कूलम्ब का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको बांध के रखती है, उस फोर्स का नाम क्या है जो आयनिक सॉलिड को बनवा रहा है। तो कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो उनको जोड़ के रखते हैं। इसके एग्जांपल है हमारा खाने वाला नमक है, NaCl है जो हम खाते हैं, वो इसका एग्जांपल है। लिथियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, CaF2 है। फिजिकल नेचर कैसा होता है, मतलब अगर आप देखें तो ये चीज़ दिखाई कैसी देगी, हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। इसको ज़रा समझ लेना, हार्ड का मतलब जैसे नमक है, आप खड़े नमक की बात कर रहा हूँ, पिसा हुआ नहीं है, हार्ड होता है वो, फेंक के मारो चोट लगेगी, हार्ड का मतलब ये है। ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा वो, फेंक के मारोगे तो इतनी स्ट्रेंथ होती है फिजिकल स्ट्रेंथ की चोट पहुंचाएगा। और ब्रिटल का मतलब अगर बहुत फोर्स लगा दें, मान लो उस खड़े नमक को आप जो है मशीन के दो लोहे के दो वो ले लो आप प्लेट सी, और उसके बीच में धर के पीस दो, दानों में टूट जाएगा। फोर्स लगाने पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ब्रिटल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब क्या, अगर खड़ा नमक आप ले आए और उसको जो है उसमें आपने तार कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास करने के लिए वायर कनेक्ट कर दिया, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसी नमक को अगर आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया तो क्या होगा, उससे उससे ये होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। आप प्योर वाटर ले आओ जिसमें कोई साल्ट ना हो, उसमें एक भी जो है आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा साल्ट डालोगे तो साल्ट करेगा क्या, साल्ट उसके अंदर जा करके आयंस में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव में। ठीक है, और आयंस क्या होते हैं, चार्ज के कैरियर होते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ चार्ज जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो करना ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में लोगे आप आयनिक सॉलिड को, सॉलिड स्टेट में, तो फिर वो इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा, कुछ भी उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर वो मॉल्टेन है या एक्वस सोल्यूशन है, मतलब पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन है, तब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर जाकर के अपनी बॉन्ड को तोड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं इनके बॉन्ड। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये खुद ही आयनिक होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, तो ये उसी में डिजॉल्व होंगे जो खुद पॉजिटिव निगेटिव हो, जो खुद आयनिक हो, जो खुद पोलर हो। जैसे वाटर का केस ले लो, आयनिक होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो उसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, उसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रही बात। तो ये सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर कोवेलेंट नेचर का कोई आपने सॉल्वेंट ले लिया तो इसके अंदर डिजॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि ये आयनिक है, वो कोवेलेंट है। तो नेचर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री में यही चलता है। अगला देखो बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आ गया नॉन पोलर, और फिर पोलर, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बनता किससे, नोबल गैस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, और ये पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 चीज़ों में होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा दुनिया में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर 3 बातें हुई, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर नॉन पोलर है तो उसको कौन बनाएगा, नोबल गैस के या नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसको बनाने के लिए
आपके पास मॉलिक्यूल वो वाले होने चाहिए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो सकती है। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होता है, लॉन्डर्न डिस्पर्जन फोर्सेस नाम होता है, इसके थ्रू ये जुड़े होते हैं। इसमें पोलर वाले में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डाइपोल मैंने बताया, पॉजिटिव निगेटिव एंड वाले। और इसके अंदर जो फोर्स बांधने वाला होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, सॉलिड CO2 जिसे ड्राई आइस कहते हैं, CH4 है, HCl इसमें आ जाता है आपका, पोलर वाले में SO2 आ जाता है, पोलर वाले की बात है, HCl और SO2 में। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपकी आइस आ गई वाटर का फॉर्म में, और अमोनिया आ गई, अमोनिया का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। फिजिकल अपीयरेंस सॉफ्ट होता है जी, सॉफ्ट होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हार्ड हो जाते हैं। ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो, लो और इसमें भी लो। ठीक है, और इनकी डेंसिटी लो होती है और ये वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया बेटा, ये चीज़ होती है इसके अंदर। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात करते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करता हूँ मैं। यहाँ कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, इसको बनाने के लिए किसकी डिमांड होती है, एटम्स की डिमांड होती है। कौन सा फोर्स बांध के रखता है इनको, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाने वाले फोर्स हैं वो इसको बांध के रखते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कार्बन जो मिलकर के डायमंड बना रहा हूँ, SiO2 क्वार्ट्ज, SiCalN, और ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, अब ये फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, डायमंड सभी को पता है कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन आपका ग्रेफाइट वाला केस सॉफ्ट होता है। ये इंसुलेटर होते हैं लेकिन ये कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट जो है कंडक्टिंग इन नेचर होता है, जैसे पेंसिल है उसके दो एंड को आप वायर से जोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो पास हो जाएगी। एग्ज़ाम सबसे अच्छा है कि आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। पेंसिल को दोनों तरफ छील लें और दोनों एंड पर जो लेड है उसको वायर से कनेक्ट कर दें और एक बल्ब लगा दें कहीं बीच में, तो वो बल्ब जलेगा, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। इसका मतलब है कि ग्रेफाइट कंडक्टिंग इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें वेरी हाई और इसमें भी वेरी हाई। ओ सॉरी, ये था आपका टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है, आसानी से ये मेल्ट नहीं होते, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मेटालिक सॉलिड में आ जाओ भाई। मेटालिक सॉलिड बनते किससे, पॉजिटिव आयंस, बता चुका हूँ ये पॉजिटिव आयन से बनते हैं। बॉन्ड कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्ड होती है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी मेटल और एलॉय हैं सब में आपको मेटालिक बॉन्ड दिखाई देगी। फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी हार्ड होते हैं ये, अरे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, हार्ड होते हैं ये सॉलिड में तो कंडक्ट करते हैं और मॉल्टेन में भी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड हो या मॉल्टेन हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करने देते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है। इसका मतलब है जैसे कि आपका आयरन है तो छोटे मोटे टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, छोटे मोटे टेम्परेचर पर इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्चर होती है। मेटल के अंदर होते हैं, मेटल एक प्रॉपर्टी है, 9 से पढ़ते आ रहे हो, 9 या 6 7 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेलिएबल का मतलब कि फोर्स लगाएं शेप ले ले, नहीं समझ में आया, फोर्स आपने अप्लाई किया और वो मेटल जो है कोई शेप ले ले, जैसे टीन सेट बनते हैं। ठीक है, लोहे के, आयरन के जो दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, मेलिएबल है, फोर्स लगाने पर शेप ले लेते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, शेप आता कैसे, क्योंकि जिस मटेरियल से वो बन रहा है वो मेलिएबल इन नेचर है। डक्टाइल, जिनके वायर बनाया जा सकते हैं, कॉपर वायर आता है, सिल्वर वायर आता है, एल्युमिनियम वायर आता है, दुनिया भर के वायर आते हैं। तो प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर, मटेरियल जिससे वो वायर बन रहा है, कि भाई मैं डक्टाइल हूँ, मैं वायर बनवा सकता हूँ। और इनके अंदर चमक होती है, हर एक मेटल की अपनी चमक होती है, लस्टर होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है क्लासिफिकेशन मैंने जो है आपको सॉलिड का बताया, इसको आप रिलैक्स होकर के पढ़ सकते हैं, बड़ा सिंपल है, इसको क्रैम नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा समझते हुए चलना है। छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछेगा, नॉलेज वाइज आप जो है स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, कि कौन सा सॉलिड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, किस फोर्स की वजह से वो बंधे हुए हैं, उस फोर्स का नाम बताओ, किन किन चीज़ों में ये जो है इस तरह के सॉलिड के एग्जाम्पल बताओ, फिर फिजिकल अपीयरेंस बताओ, सॉफ्ट है कि हार्ड हैं, कैसे हैं। इसके बाद ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल है, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं या नहीं होते।
तो आपकी सराउंडिंग में दुनिया भर के सॉलिड है, ठीक है, दुनिया भर के सॉलिड हैं। उन सॉलिड्स को चेक करो कि ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ये केमिस्ट्री है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी है, उनको बुक्स में लिख दिया गया। समझ में आ गई बात? उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, समझ गए? तो उनकी स्टडी है, कोई बहुत आसमान से उतारा नहीं गया है, सब कुछ हमारे चारों तरफ है बेटा, उसी से मिला करके जो है ये बनाया गया है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, समझ में आने वाली चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। बुक्स में ऐसा नहीं कि ऊपर से ला के लिखा गया, सब कुछ चारों तरफ हमारे जो है उसी को ढूंढ ढूंढ करके उसकी स्टडी करके बुक्स में लिखा गया। समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। अब बेटा अगला जो टॉपिक है आपका स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस एक जैसी चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये एक जैसी चीज़ें हैं। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल, जैसे खड़ा नमक, मिश्री का दाना, चीनी का दाना, समझ रहे हो? जैसे कि मिट्टी के अंदर दुनिया भर की जो ओर्स हैं, ठीक है, जिनसे हम मटेरियल को अलग करते हैं, आप देखो उनका वो लैटिस हैं, पूरे डले के डले आते हैं, पूरे एक लंप का लंप आता है, तो जुड़ते हैं आपस में, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू वो जुड़ जाते हैं, तो लैटिस कहलाते हैं। और यूनिट सेल क्या है? उस लैटिस को बनाने के लिए जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसका नाम यूनिट सेल है। जैसे खड़ा नमक है, आप उसको खूब पीसो, टाटा नमक नहीं आता, टाटा नमक है तो उसमें देखो छोटे 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 दाने होते हैं, उसको भी बारीक कर दो, एक सबसे छोटा दाना जो फिर और ना टूटे, ठीक है, वो यूनिट सेल है। जैसे दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो ईंट है, ईंट से ईंट जुड़ती चली जाती है, ब्रिक से ब्रिक जुड़ती चली जाती है और स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो जो ब्रिक है वो आपका यूनिट सेल है और जो दीवार बन गई वो आपकी लैटिस है। समझ में आ गया बेटा? मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि लैटिस क्या है, वो वॉल, और यूनिट सेल क्या है, वो ब्रिक, वो ईंट, जिससे मिल करके वो वॉल तैयार होगी आपकी। तो लैटिस स्क्वायर लैटिस होता है, रेक्टेंगुलर लैटिस होता है, पैरेललोग्राम लैटिस होता है, रोम्बिक लैटिस होता है, हेक्सागोनल लैटिस होता है। लैटिस कई तरह के, भाई शेप है, कुछ भी ले लो, ईंट को किसी भी तरीके से जोड़ते जाओ, जिस तरीके से जोड़ोगे वैसी दीवार तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया? यूनिट सेल, स्क्वायर लैटिस बनाना चाहते हो तो ब्रिक कैसी चाहिए, स्क्वायर ब्रिक चाहिए। रेक्टेंगुलर लैटिस बनाना है तो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, इसके लिए पैरेललोग्राम वाली, इसके लिए रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, और इसके लिए रोम्बा, हेक्सागोनल लैटिस के लिए रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। भैया स्क्वायर सभी समझते हैं जिसकी चारों साइड बराबर हो, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल हो, 90 डिग्री एंगल हो, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, और रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री ना हो। तो ये सारा बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए टेबल साल्ट का एग्जांपल दे रहा है सॉलिड के अंदर, ठीक है बेटा। इसमें जो है जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, वो तो आपके Na पॉजिटिव है और ग्रीन वाले Cl निगेटिव है, और ये टेबल साल्ट है हमारा NaCl, उससे बना हुआ ये लैटिस है पूरा। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक लैटिस है, ये एक लैटिस है आपका। ये देखिए पहला वाला स्क्वायर है, देख रहे हो बेटा? पहला वाला कैसा है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, इसके अंदर भी जो है एटम बैठा होगा। इंटीरियर पॉइंट क्यों बोल रहा है, ये देखो आप, ये एक आपको दिखाई दिया ना, तो इंटीरियर पॉइंट मतलब इस ब्रिक के अंदर भी जो है एक आपको एटम का कुछ पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला आपका रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, रोम्बिक हो गया। तो इस तरह की जो है ब्रिक इसमें बना करके दिखाई गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझते जाओ, ज़्यादा इसमें इशू बनेगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। समझ में आ गया बेटा? तो लैटिस क्या चीज़ है, दीवार है, वॉल है, और आपका यूनिट सेल क्या है, वो ब्रिक है, जिसके थ्रू आपने, जिसकी हेल्प से आपने वो दीवार बनाई। अब वो ब्रिक के शेप अलग अलग हो सकते हैं, वो तो खांचे पे डिपेंड करता है कैसा है वो, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, जो भी है, ठीक है। अलग अलग शेप दोगे, ब्रिक का शेप अलग होगा तो वॉल का शेप ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए?